आधी हकीकत आधा फसाना। आज की हमारी दूसरी कहानी रामायण के अंतिम अध्याय से है, जिससे जुड़ी निशानियों की तलाश में हमारी टीम जंगल की खाक छानेगी। ऋषि वाल्मीकि का वो आश्रम जहां लवकुश ने जन्म लिया था, धरती का वो हिस्सा जहां देवी सीता ने समाधि ली थी, जंगल का वो कोना जहां लवकुश और श्रीराम की सेना के बीच युद्ध हुआ था। कहते हैं घने जंगल में त्रेता युग से जुड़ी वो सभी निशानियां आज भी मौजूद हैं। हमने उस जंगल को बहुत ढूंढा, बहुत तलाशा, न जाने कितनों से बात की, और फिर हमें वो जगह मिल गई। लेकिन हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि भारत की सीमा से कुछ दूर नेपाल में। इतना तो तय था कि हमें रामायण की जिन निशानियों की तलाश थी वो वाल्मीकि आश्रम में ही मिलेंगी। और रामायण काल के असली वाल्मीकि आश्रम को तलाशना ही सबसे मुश्किल काम था। क्योंकि देश के कई हिस्सों में इसके होने का दावा किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद हमें एक तीसरी जगह के बारे में पता चला। वो था नेपाल के चितवन का वाल्मीकि आश्रम, जिसका दावा तीनों आश्रमों के मुकाबले ज्यादा मजबूत माना जाता है। वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति, जो आज के मिथिला और जनकपुर के काफी करीब है, और जिस जगह से सीता के जन्मस्थान की कहानी जुड़ती है वो सीतामढ़ी भी नजदीक है। फिर हमारी टीम राम कथा के अंतिम अध्याय से जुड़ी निशानियों की तलाश में भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके वाल्मीकि नगर पहुंच गई। अयोध्या से किष्किंधा तक और रामेश्वरम से श्रीलंका तक भगवान श्री राम की निशानियां जहां जहां नजर आई वहां वहां हम पहुंचे और उनकी तस्वीरें आपके सामने रख दी। लेकिन क्या कुछ ऐसा नहीं जिससे आप अब भी अनजान हैं? नमस्कार, मेरा नाम जितेश है और आज हम मौजूद हैं भारत नेपाल की सीमा पर वाल्मीकि नगर में, और हमारी मंजिल है सीमा के उस पार नेपाल के वाल्मीकि आश्रम में, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन उसकी तस्वीरें नहीं देखी होगी। बिहार के वाल्मीकि नगर से नेपाल के वाल्मीकि आश्रम जाने के लिए अब इस टाइगर रिजर्व एरिया को पार करना था। 900 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस टाइगर रिजर्व एरिया में बाघ के साथ दूसरे कई जंगली जानवर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा रहता है बाघ से, जो कभी भी जंगल से निकलकर सामने खड़े हो सकते हैं। आधा रास्ता गुजर जाने तक कोई जंगली जानवर नहीं दिखा तो हमने राहत की सांस ली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वाल्मीकि आश्रम पहुंचने के हमारे पूरे सफर का एक पड़ाव पूरा हो चुका है। अब दूसरा पड़ाव शुरू होने जा रहा है, जो हमें पैदल ही तय करना है। पूरे रास्ते तक जो भारत और नेपाल की सीमा है वहां पे हम जाएंगे और फिर नदी को पार करके दूसरी तरफ नेपाल में वाल्मीकि आश्रम की तरफ चलेंगे। टाइगर रिजर्व में पैदल चलना बहुत खतरनाक होता है। किसी भी वक्त बाघ के खूनी पंजे शरीर को लहूलुहान कर सकते हैं, लेकिन वाल्मीकि आश्रम जाने के लिए पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस वक्त जंगल के जिस इलाके में हम पहुंच गए हैं वहां से आगे का रास्ता ही नहीं पता चल पा रहा है, और ये सबसे बड़ी परेशानी है। इस जंगल के अंदर तमाम जंगली जानवरों का खतरा है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए मुसीबत है रास्ते का बिल्कुल पता नहीं चल पाना, और इस तरह के जो पौधे यहाँ पे हैं, जो कांटेदार पौधे हैं, उसको पार करना बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। चारों तरफ ये कांटेदार पौधे हैं, जिनको पार करते हुए हमें कम से कम रास्ता खोजना है जिससे हम आगे जा सके, और जितना जल्दी हो सके वो हमें करना होगा ताकि हम निकल सके। तमसा नदी का किनारा देखकर हमने राहत की सांस ली। मतलब त्रेता युग का वो अद्भुत साक्ष्य बेहद करीब था।
अब हम अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ये तमसा नदी का किनारा है। वो तमसा नदी जो आज भारत और नेपाल के बीच की जो बाउंड्री है उसको डिसाइड करती है। इस इलाके में इस नदी के एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ नेपाल है। लेकिन इस नदी की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि ये दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा का काम करती है, बल्कि कहानी बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी है। वो पूरी कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस नदी को पार करते हैं। बताया जाता है कि रामायण के लिखे जाने की कहानी इसी पौराणिक नदी से जुड़ी है। बताया जाता है कि उस श्लोक से ही महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा मिली थी। वाल्मीकि नगर के घने जंगल को भी हमने पार कर लिया और तमसा नदी के किनारे को भी पार करके अब हम अपने देश की सीमा से बाहर नेपाल आ चुके हैं। हिंदुस्तान दूसरी तरफ है नदी के और यहाँ से नेपाल शुरू हो चुका है। वाल्मीकि आश्रम के बिल्कुल करीब हम पहुँच चुके हैं, जिसके लिए हमने इतने देर से अपना सफ़र शुरू किया हुआ था। यहाँ पर संस्कृति दोनों देशों की बिल्कुल सेम है। रामायण की कथा की शुरुआत ठीक इसी जगह से हुई थी। अब इसके बाद भाषा बदल जाएगी, दूसरी तरफ हिंदी बोली जाती है, यहाँ पर नेपाली बोली जाएगी। लिपि बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे भाषा बदल जाएगी और उसके बाद हमारा सफ़र और ज़्यादा रोमांचक होगा। दावे के मुताबिक इस जगह की कहानी रामायण के उस वक्त से जुड़ती है। सीता रहा करती थी जहां लव कुश का जन्म हुआ था और जहां सीता पाताल में समा गई थी। लेकिन हम इस बात को कैसे मान लें कि यह वही जगह है? तो लोगों ने बताया कि वाल्मीकि आश्रम की भौगोलिक स्थिति को लेकर रामायण में जैसा जिक्र किया गया है, यह आश्रम ठीक उसी जगह पर है। आप अध्ययन भी करके देख सकते हैं कि रामचरितमानस के लौ कुश कांड में ही वर्णन है कि भगवान राम ने, पुरुषोत्तम राम ने सीता को घर से जब निष्कासित किया तो उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया है कि तुम यहाँ से उत्तर दिशा में और उत्तराखंड में इसे ले आकर के वहीं जंगल में छोड़ दो। और उसमें एक चीज़ वर्णन है कि वह कुछ कोस की दूरी पर, जोजन शब्द आया उसमें, कुछ जोजन की दूरी पर, जनकपुर से कुछ जोजन की दूरी पर ही सीता को छोड़ा गया। तो अयोध्या से उत्तर का अर्थ है कि ठीक यही दिशा जहाँ हम बैठे हैं, जनकपुर के करीब यही जगह जहाँ हम बैठे हैं। लोगों ने कहा कि इतने से भी बात नहीं बने तो रामायण पढ़ लीजिए, जिसमें जिन 3 नदियों के संगम के पास वाल्मीकि आश्रम के होने की बात लिखी गई है वो भी यही है। एक सबसे अहम प्रमाण मिला कि उसमें शब्द नारायणी है, जो गंडक नदी के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो नदी यही है। और खास करके उसमें एक चीज़ है, 3 नदियों के संगम से, सोन गंगा, श्वेत गंगा, सोन गंगा और काली भद्र, ये तीनों के संगम प्लेस के पास ही वाल्मीकि रहते थे। जो आपके बगल से सोनभद्र बह रहा है, आगे में आपको काली गंगा मिलेगी और उसके बाद श्वेतभद्र। तो श्वेतभद्र, काली गंगा और सोनभद्र, ये तीनों नदियों के संगम पर ही तो रहते थे वाल्मीकि। तो ऐसा और कौन सा संगम है? ऐसा कोई किसी नदी का नाम बता दीजिए जिसमें 3 नदियां मिली हों। लेकिन इन सारे तर्कों से परे हैं वो निशानियां जिनका जुड़ाव रामायण से बताया जाता है, जो आश्रम के हर कोने में देखने को मिल जाती है। यहाँ आप अभी भी देख सकते हैं, ये सीता माता पाताल प्रवेश स्थल, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, जहाँ लव कुश ने घोड़े को बांधा था। ये अमृत कुआं है जहाँ ये सीता माता बैठकर कंद मूल फल फूल खाया करती थी। अब इस रहस्य को सुलझाने के साथ हमें वो जगह देखनी थी जहां लव कुश का जन्म हुआ था। वो खंबा देखना था जहां लव कुश ने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांधा था। वो जगह भी तलाश करनी थी जहां से सीता जी ने पाताल में प्रवेश किया था। कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, हजारों तर्क भी देंगे, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद हम जिस जगह पर पहुंचे थे उसका सच हमसे बेहतर कौन जानता था। राम कथा से जुड़ी हर निशानी आंखों के सामने थी। ठीक सामने थी वो जगह जिसे लव कुश की जन्मभूमि माना गया। सामने थी लव कुश की 7,500 साल पुरानी पाठशाला, वो खंबा भी जहां श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांधा गया था।
इन्हें तो खारिज भी कर देते, लेकिन उस साक्ष्य को कैसे झुठलाते जो देवी सीता की समाधि का गवाह है। लव कुश की जन्मभूमि की तलाश में हमारी टीम नेपाल में चितवन के घने जंगल में पहुंच चुकी थी। दावा है कि इस जगह पर रामायण के अंतिम अध्याय से जुड़ी कई असली निशानियां हैं। असली का मतलब यह है कि लोगों के मुताबिक यहां के ज्यादातर साक्ष्य खुदाई में निकले हैं। अहम चीज़ ये है कि यहाँ जो अवशेष हैं वो बड़े प्राचीनतम हैं, कोई बना बनाया चीज़ नहीं है। और जो कुछ अवशेष पाए गए हैं, हम पहले आते थे तो यहाँ पर वैसे खनन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में उसका खनन करके, खोज करके, निकाल करके उन शिलाखंडों को पाया गया तो बहुत प्राचीन शिलाखंड मिले। उनके आधार पर ही इसको माना गया कि यही वाल्मीकि आश्रम है। अब इस पर नेपाल के पुरातत्व विभाग की मोहर लगी है या नहीं ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इस जगह में भारतीयों के साथ नेपाल वासियों की भी गहरी आस्था है। श्री राम पुत्र लवकुश से भी जुड़ी है। रामायण में लिखा है कि वाल्मीकि आश्रम में ही लव और कुश का जन्म हुआ था। दावे के मुताबिक त्रेता काल की यही वो जगह है जहां लव कुश ने जन्म लिया था। किसी जमाने में यहां झोपड़ी थी, आज इस जगह को उन शिलाओं से घेर दिया गया है जो खुदाई में यहां से निकली थी। वाल्मीकि आश्रम में मौजूद है ये लव कुश का जन्म स्थान, यानी रामायण में भगवान श्री राम के बाद उनकी आगे की जो पीढ़ी शुरू हो रही है लव कुश से, उसका जन्म स्थान इस जगह पर है वाल्मीकि आश्रम में। आज इस जगह पर ये कुछ एक मूर्तियां रखी हुई हैं, जिन मूर्तियों को यहाँ पर 64-65 के आसपास यहाँ पे जब उत्खनन किया गया था, उसके बाद ये ठीक वो जगह निकली थी जहाँ पे लव कुश के जन्म का स्थान पहले माना जाता रहा था। पहले से यहाँ पर विशाल स्ट्रक्चर खड़े थे, वो खुदाई के बाद तब निकली थी और तब से इसी जगह को लव कुश का जन्म स्थान मान करके पूजा जाता है। चूँकि ये जगह उसी वाल्मीकि आश्रम में है, इसीलिए इसकी प्रामाणिकता और ज़्यादा बढ़ जाती है और जिन लोगों को इसमें आस्था है उनका विश्वास भी इसमें और ज़्यादा बढ़ जाता है। दावे के मुताबिक इसी पेड़ के नीचे बैठकर लव कुश ने महर्षि वाल्मीकि से ज्ञान हासिल किया था। किसी तरह से हमने जंगल की इस भूल भुलैया को पार किया और आश्रम में उस जगह पहुंच गए जहां की कथा श्री राम के अश्वमेध यज्ञ से जुड़ती है। कहते हैं लव कुश ने श्री राम के घोड़े को आश्रम में इस जगह बांधा था। पुजारी जी, क्या ये वही जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ घोड़े को बांधा गया था? जी हाँ, ये वही खंबा है और अच्छा। वही स्थल है ये। अच्छा, जो ये लव और कुश ने यहाँ पर घोड़ा बांधे हुए थे। लेकिन ये क्या बाद में स्ट्रक्चर बनाया गया, ये उसी वक्त से बना हुआ है? क्या इसकी कहानी? ये तो ऐतिहासिक त्रेता युग का ही ये खंबा है, लेकिन बाद में ये थोड़ा सा टूट जाने के वजह से इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस किया गया है। अच्छा, इनको सुरक्षित करने के लिए। तो ये आप जो देख रहे हैं इस वक्त, ये कोई हाल का बनाया हुआ, सिर्फ इसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा इस पे कंस्ट्रक्शन किया गया है, लेकिन मान्यता है कि ये त्रेता युग से ठीक इसी जगह पर वाल्मीकि आश्रम में मौजूद है और शायद ये वाल्मीकि आश्रम में जितने भी साक्ष्य मौजूद हैं उनमें से सबसे बड़ा साक्ष्य है, क्योंकि ठीक इसी तरह से वो खंबे होते हैं जहाँ पर घोड़े को बांधा जाता है और इस मंदिर में भी यही खंबा मौजूद है जिस पे घोड़े को बांधा गया था। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को यहाँ पर लव कुश ने बांध दिया था, रोक दिया था। यही वो शिला है। रामायण के मुताबिक लव कुश ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़कर श्री राम के पराक्रम को चुनौती दी थी, जिसकी वजह से श्री राम और लव कुश में युद्ध छिड़ गया था। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो चेतावनी के रूप में उनको
ललकार का रूप में जो उस घोड़ा में लिखा हुआ था, जो इन हमसे भी बड़ा वीर कौन है इस संसार में, इसीलिए उस घोड़े को छोड़े थे तो लोग उस यहाँ पर बांधे थे। तो श्री राम जी ने जान गए कि हमसे भी कोई बड़ा वीर है, तो उनसे मुलाकात करना ज़रूरी है, तो इसीलिए राम जी यहाँ पर आए थे और इसी के बाद लोग उसके साथ में लड़ा। ये वही जगह है जहां पर लंबे समय तक बिल्कुल पाताल जाने का एक रास्ता दिखाई पड़ता था और आज भी उसके निशान इस जगह पर मौजूद हैं। ये पत्थर जो आपको अंदर दिखाई पड़ रहा होगा, उसी के पास से वो रास्ता दिखाई पड़ता था, वो सुराख दिखता था, लंबे समय तक दिखाई देता रहा, जहां से मान्यता है कि सीता ने पाताल में प्रवेश किया था। कई पुराने लोग जो हमें मंदिर में मिले, उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से वो सारे दृश्य को देखा था, जो पाताल का रास्ता दिखाई पड़ता था। लेकिन इसके बाद इसके ऊपर कुछ लेप लगा दिए गए और हाल में ये कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिसे पाताल प्रवेश स्थल कहा जाता है। और जितने भी लोग आते हैं उनकी काफ़ी मान्यता है इस जगह में, और यही माना जाता है कि ठीक इसी जगह से सीता ने वसुंधरा के पास यानी पाताल में प्रवेश किया था। दावे के मुताबिक इस वाल्मीकि आश्रम का एक एक कण रामायण से जुड़ा है और इस जगह से लोगों की गहरी आस्था भी जुड़ी है। हालांकि कुछ तर्कशास्त्री और जानकार इसे किस्से कहानी बताते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये निशानियां हूबहू वैसी ही क्यों हैं जैसी वाल्मीकि रामायण में लिखी हैं? और इस आश्रम की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल रामायण की कहानी से मेल कैसे खाती है? रामायण से जुड़ी निशानियां किसी पड़ताल की मोहताज नहीं। हमारा यह मकसद भी नहीं था। हम तो युगों पुराने उन साक्ष्यों को आपके सामने लाना चाहते थे, जिन्हें लोग आज भी रामायण के अंतिम अध्याय से जोड़कर देखते हैं। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।